हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल प्रिपरेशंस और इंजेक्टेबल्स। बोथ आर दी सेम। इंजेक्टेबल और पेरेंटल प्रिपरेशंस हमारा एक ही मीनिंग होता है, जो कि हमारा टॉपिक है पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये एम्प्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं। इन एम्प्यूल्स के अंदर हमारी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन्स हैं, आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इसको ब्रेक करके सिरिंज की हेल्प से हम इन दवाइयों को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या होती हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप के पेरेंटल प्रिपरेशंस देख सकते हो। इस प्रकार से एक एम्प्यूल हो गया। सो हमारा नेक्स्ट वन ये वाला एम्प्यूल हो गया, ठीक है। सो ये अपने अलग अलग ml में है, ठीक है। तो ये जैसे कि 1 ml हो सकता है, 2 ml हो सकता है या फिर 10 ml होता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है वायल्स। इसको हम बोलते हैं वायल्स। ये भी हमारा पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर में आता है, ठीक है। इसमें हम जैसे कि लिक्विड या फिर ड्राई पाउडर की फॉर्म में हम अपनी मेडिसिन को रखते हैं। जब भी हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो हम जैसे कि लिक्विड को तो एसच बॉडी में दे सकते हैं, लेकिन जब हमारे ड्राई पाउडर होता है इसके अंदर पहले हम रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट डालेंगे, जैसे WFI हो सकता है या कोई भी अदर सॉल्वेंट हो सकता है, उसमें शेक करके डिजोल्व करके तब हम उसको बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारी वायल्स होती हैं कुछ, ठीक है, इस तरीके से। सो ये भी हम अपनी मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या होती हैं, इनको कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशंस की। तो व्हाट इज द स्टेराइल फॉर्मुलेशन? स्टेराइल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेराइल वर्ड का मतलब यह होता है कि स्टेराइल फॉर्मुलेशंस आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, फाइबर्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी हमारी फॉर्मुलेशंस होती है दैट शुड बी स्टेराइल। और स्टेराइल का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्मुलेशंस जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, कोई भी डस्ट नहीं होना चाहिए, फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी फाइबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक अपनी फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, उसको हम स्टेराइल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। सेकंड, दैट शुड बी आइसोटोनिक इन नेचर। आइसोटोनिक का मतलब होता है हमारी जो ब्लड की पीएच होती है दैट इज 7.4। तो उसी के इक्वल हमारी जो डोसेज फॉर्म हमने बनाई है उसकी पीएच एक सेम होनी चाहिए। दोनों की दवाई की भी हमारी और उसके ब्लड के इक्वल हमारी उसकी पीएच होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक इन नेचर। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं वो हमारी स्टेराइल प्रिपरेशंस होती है। व्हाट इट सो हमारे जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं, इंजेक्टेबल्स ड्रग होती है, वो हमारी सभी स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक इंजेक्टेबल और पेरेंटल प्रिपरेशन। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, इंजेक्टेबल भी बोल सकते हो और पेरेंटल प्रिपरेशंस भी बोल सकते हो। बोथ आर द सेम वर्ड। दीज आर स्टेराइल प्रिपरेशंस intended to be administered directly into the blood stream। यह जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है ये स्टेराइल होती हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। कि मतलब कि जो हमारी ये ड्रग होती है उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं। पेरेंटल वर्ड ड्राइव फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड्स। यह हमारा ग्रीक वर्ड से राइज आउट हुआ है, ग्रीक वर्ड से हमारा पेरेंटल वर्ड है, जिसका मतलब है कि ये दो पार्टों में बांट दिया गया है इस वर्ड्स को। पैरा मीन्स आउटसाइड एंड एंट्रोन मीन्स इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या है कि इंटेस्टाइन से आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, कि एक ऐसी ड्रग जो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होती है वह डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस। नॉर्मली आपने क्या देखा होगा, जो टैबलेट हो गया या फिर कैप्सूल्स हो गए, उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है एब्जॉर्प्शंस का, जो कि ADME को फॉलो करता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो एब्जॉर्प्शंस होता है
वो हमारा ड्रग का जैसे कि स्टमक में गई, उसके बाद वहां से एब्जॉर्प्शन होते हैं कुछ परसेंट, देन रिमेनिंग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। तो इस प्रकार से हमारा वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारी ड्रग लीवर में जाती है जहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसको हम बोलते हैं ADME, जो कि टैबलेट और कैप्सूल्स के केस में होता है। बट इन द केस ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशंस, यहाँ पे हमारा कोई भी इस तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन से, जबकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंटल रेफर्स टू द इंजेक्टेबल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यस, जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो हम इंजेक्टेबल को फॉलो करते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू दी जाते हैं, तो इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती है, तो इसलिए हम पेरेंटल को क्या बोलते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? एडवांटेजेस, रैपिड ऑनसेट, फर्स्ट वन पॉइंट इज द रैपिड ऑनसेट ऑफ द एक्शंस। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं, ज्यादा क्रिटिकल पेन होने लग जाता है, तो उस टाइम पर हम इंजेक्शंस को प्रेफर किया जाता है कि हमको जल्दी से जल्दी आराम हो, तो इसलिए ये इसकी क्या बन गई, एडवांटेज बन गई। सेकंड, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हियर इज अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट पास क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वह होता है जब कोई भी ड्रग हम जैसे कि ओरली लेते हैं, टैबलेट या कैप्सूल्स, वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जाती है, वहां से हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग हमारी जाएगी लीवर में, और लीवर में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ड्रग कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बट इन द केस ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन दिस इज द अवॉइड, ये कोई भी कंसेप्ट हमारा नहीं होता। तो उस चीज से अब टैबलेट कैप्सूल्स के केस में क्या होता है कि जो ड्रग अपना एक्शन शो करेगी, हो सकता है वो आधा घंटा या फिर 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, तो उसके कारण हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण हमारी जो टाइम पीरियड है ड्रग का, वो साइट ऑफ एक्शंस तक जाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस चीज को हमने अवॉइड कर दिया गया पेरेंटल प्रिपरेशंस में, वो सब चीजें अवॉइड हो गए, तो जिसके कारण हमारा अवॉइड, ये हमारा एक बेनिफिट बन रहा है कि उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शंस हो गया। सो सेकंड पॉइंट इज द अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हाट इट, देन थर्ड पॉइंट, प्रेफर्ड इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। यस, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, लेट्स सपोज किसी को किडनी स्टोन हो जाता है, अपेंडिक्स का दर्द होता है, ठीक है, तो उस केस में हम इंजेक्शंस को प्रेफर करते हैं कि उसको इमरजेंसी केस में दिया जाए और उसको पेशेंट को रिलीफ मिले। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, हैव ए गुड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। जो हमारी ड्रग होती है उसकी गुड बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जो ड्रग हमारी एक ब्लड में पहुंचती है तो वो अपनी 100% पहुंचती है, तो इसमें कोई भी वेस्टेज ऑफ ड्रग नहीं हो पाती। ठीक है, सो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैव द गुड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। जो प्लाज्मा और ड्रग के बीच में ग्राफ बनता है वो हमारा 100% बनता है कि हमारी जो ड्रग पहुंची है ब्लड में वो 100% पहुंची है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए गुड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। देन फिफ्थ लास्ट वन, कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। जो पेशेंट बेहोश कंडीशंस में होते हैं तो उन पेशेंट को भी हम पेरेंटल रूट से दवाई को दे सकते हैं, जबकि यदि कोई बेहोश है तो उसको हम टैबलेट या कैप्सूल नहीं दे सकते क्योंकि वो स्वेलो नहीं कर पाएगा बेहोश पेशेंट। बट उस केस में हम बेहोशी के केस में अनकॉन्शियस पेशेंट को हम इंजेक्शन के द्वारा उसको दवाई देकर उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, ओनली स्किल्ड पर्सन कैन इंजेक्टेड द ड्रग। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होगी कि केवल एक एक्सपर्टाइज्ड स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है इंजेक्शंस को देने के लिए। ठीक है, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि दवाई को इंजेक्शंस को कैसे दिया जाता है। सो ये हमारी क्या जाती है डिसएडवांटेज में। अब टैबलेट कैप्सूल के केस में तो हम नॉर्मली ले सकते हैं, किसी के द्वारा भी ले सकते हैं, बट जब इंजेक्शंस की बात आती है तो वहां पे केवल एक स्किल्ड पर्सन को ही प्रेफर किया जाता है ताकि हमारी अच्छे से ड्रग को इंजेक्ट कर सके। कॉजेज पेन एट द साइट ऑफ द एक्शंस, जहां पर भी हम इंजेक्शंस को लगवाते हैं, ठीक है, जिस भी साइट ऑफ एक्शंस पे इंजेक्शंस को लगता है वहां पे पेन बहुत होता है। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सी बारी रोने भी लग जाते हैं जब हमको इंजेक्शंस लगता है, तो पेन काफी होता है इंजेक्शंस लगने पर। कॉस्टली ट्रीटमेंट,
यदि इंजेक्शंस का केस की बात करें तो ये एक कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। इंजेक्शंस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इनका रेट ज़्यादा होता है। रेट इसलिए ज़्यादा होता है कि ये एक स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस जब भी हम किसी भी अपनी कंपनी में बनाते हैं, ठीक है, कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनाते हैं, तो वहां पे हमने सबसे पहले एक स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। और स्टेराइल कंडीशंस को जब मेंटेन करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा होता है और खर्चे के अकॉर्डिंग हमारी ड्रग ज्यादा महंगे होने लग जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए कॉस्टली ट्रीटमेंट। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशंस। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट, कि पेरेंटल प्रोडक्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। हमने 3 बेसिस पर हमने अपने पेरेंटल प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पर इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। अब बात आती है कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स क्या होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स वह होते हैं जिसका वॉल्यूम लेस देन 100 ml होता है। एक ऐसे पेरेंटल प्रोडक्ट जिसमें लेस देन 100 ml वॉल्यूम होता है वो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स वह होते हैं जो कि जिसके अंदर वॉल्यूम मोर देन 100 ml होता है, उसको हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स बोलते हैं। तो कई बार यहाँ से एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग। पैकिंग के आधार पर सिंगल डोज यूनिट क्या होता है, एग्जांपल एम्प्यूल। ये हमारा एम्प्यूल है जो कि सिंगल डोज कंटेनर है। एम्प्यूल्स ये आप देख रहे हो, दिस इज द एम्प्यूल, ये हमारा एम्प्यूल है, ठीक है, ग्लास टाइप में, दिस इज एम्प्यूल। सो ये क्या है, ये सिंगल डोज यूनिट है जो हमारे एम्प्यूल्स है, दिस इज द सिंगल यूनिट डोज। एक बारी में इसको ब्रेक करेंगे और कंप्लीट ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द सिंगल डोज यूनिट, इसलिए बोला गया सिंगल यूनिट डोज। एग्जांपल अपना एम्प्यूल्स आ गया। देन नेक्स्ट वन इज द मल्टी डोज यूनिट। मल्टी डोज यूनिट हमारी होती है वायल्स। मल्टी डोज यूनिट का एग्जांपल क्या है, वायल्स। वायल्स हमारी ये वाली होती है जो कि एक जो हमारी कैप होती है वो रबड़ की होती है। इसमें इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बार बार इसको यूज कर सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट हमको ड्रग होती है उसको निकालेंगे और पेशेंट को दे देंगे। उसके बाद हम इसको नॉर्मली रख सकते हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम इसको नीड पड़ेगी दोबारा निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वायल, ठीक है। हमारी मल्टीपल डोज का क्या एग्जांपल है, वायल। गॉट इट। देन नेक्स्ट वन, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जांपल ऑफ द सिंगल डोजेज यूनिट एंड द एग्जांपल ऑफ द मल्टी डोज यूनिट का। तो सिंगल हमारा डोज का एग्जांपल होगा एम्पूल एंड मल्टीपल डोज का हमारा एग्जांपल होगा वायल्स। देन थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। आपने देखा होगा जो इंजेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से दिए जाते हैं, उसके आधार पर इंजेक्शंस को बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द इंट्रावीनस, जिसको इन शॉर्ट वी कॉल इट आईवी इंजेक्शंस बोलते हैं। ये ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली वेन में मेडिसिन को दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रावीनस। नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर या फिर आईएम आप बोल सकते हो। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हमारे मांस में दिए जाते हैं, मसल्स में दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंजेक्शन जो हमारे स्किन के अंडर फैटी लेयर में दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। फोर्थ वन इज द इंट्राडर्मल। हमारी डर्मल एक स्किन की लेयर है, डर्मल में जो दी जाती है लेयर में, उसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। देन फिफ्थ वन इज द इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, जो हमारी हार्ट में कार्डियक में डायरेक्ट इंजेक्ट को कर दिया जाता है। यह काम केवल एक एक्सपर्टाइज फिजिशियन ही कर सकता है इस इंजेक्शंस को देने के लिए। ये क्रिटिकल सिचुएशंस में दिया जाता है, किसी को हार्ट की कोई डिजीज प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हम इस चीज को प्रेफर करते हैं। दैट वन इज द इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस। एंड लास्ट वन इज द इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब होता है ज्वाइंट। जैसे हमारे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, नी ज्वाइंट हो गया, एल्बो हो गया, तो यदि कोई भी हमको प्रॉब्लम होती है इस ज्वाइंट से रिलेटेड, तो उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ज्वाइंट में इंजेक्शंस देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस बोलते हैं। तो हमारे डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फर्दर डिफरेंट हमारे इंजेक्शंस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन सेक्शंस कंप्लीट होता है।
टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशंस, मतलब कि पेरेंटल प्रिपरेशंस को कैसे बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या यूज होता है, पर्पस क्या होता है। फर्स्ट वन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। एपीआई का मतलब होता है जो भी एक्चुअल ड्रग होती है, थेरेपेटिक जो एक्शन शो करेगी हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि कोई भी हो सकता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम हो सकता है, पैरासीटामोल हो सकता है, ठीक है, ओंडेंस्टीरोन हो सकता है, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हो सकता है, जो एक्चुअल में हमारी बॉडी में एक थेरेपेटिक एक्शन शो करता है, ड्रग बोलते हैं जिसको सोल्ट बोलते हैं, वह हमारा होता है एपीआई। ओके, सेकंड होता है हमारा व्हीकल। व्हीकल को यूज करते हैं, एक्वस व्हीकल हो सकता है या फिर नॉन एक्वस व्हीकल होता है। एक्वस का मतलब होता है वाटर। वाटर हमारा WFI हो सकता है, वाटर फॉर इंजेक्शंस को जिसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज यूज्ड एज ए व्हीकल, ठीक है। देन नॉन एक्वस, अदर देन वाटर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा नॉन एक्वस व्हीकल में आएगा, ठीक है। देन थर्ड वन इज द बफर एजेंट। बफर एजेंट हमारा यूज किया जाता है टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ड्रग, ठीक है। पीएच को मेंटेन करने के लिए हम अपनी फॉर्मुलेशंस में बफर को ऐड ऑन करते हैं ताकि उसकी पीएच हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट रहे। एग्जांपल, एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हैं या फिर सिट्रिक एसिड को हम इस चीज में एज एन बफर यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर आप बोल सकते हो प्रिजर्वेटिव, ठीक है, जो कि हमारी फॉर्मुलेशंस के अंदर बैक्टीरिया को आने से, उसकी ग्रोथ होने से रोकता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर प्रिजर्वेटिव आप उस चीज को बोल सकते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसकी ग्रोथ को रोका जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, दैट इज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एग्जाम्पल इज द मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन इज द एग्जाम्पल ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फिफ्थ वन, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट वह होते हैं जो हमारी ड्रग होती है उसको सोल्यूबलाइज करना, डिजोल्व करना में हमारी जो सहायता करता है, उसको हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम मेटाबाइट सल्फेट होता है जो कि एक सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। देन लास्ट वन इज द चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना बने उस चीज के लिए हम अपना चिलेटिंग एजेंट को भी एड ऑन किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी एक फॉर्मुलेशंस तैयार हो जाते हैं। इन सभी हमको यूज किया जाता है फॉर्मुलेशंस में। 6 to 7 इंग्रेडिएंट्स हमारे जो होते हैं कि एक फॉर्मुलेशंस को तैयार करने में हमको यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इज द इवैल्यूएशन ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशंस। अब आपने अपना पेरेंटल प्रिपरेशंस है, एम्प्यूल या वायल को प्रिपेयर कर दिया जाता है। अब उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं मार्केट में जाने से पहले, ठीक है। तो हमारे कुछ लैब में टेस्ट होते हैं, QC लैब में टेस्ट होते हैं। सो इसके 4 टेस्ट होते हैं। हमारे जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं इसके 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट एंड पायरोजन टेस्ट। वन बाय वन वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि स्टेराइल, स्टेरिलिटी स्टेराइल मतलब कि कोई भी फॉर्मुलेशंस में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। यदि गलती से आ गया तो उस चीज को हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारी जो हमने फॉर्मुलेशंस बनाई है वो हमारी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो उस टेस्ट को बोलते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करना, ठीक है। फर्स्ट वन इज द स्टेरिलिटी टेस्ट। सेकेंड वन इज द क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट हमारे चेक किया जाता है कि जो हमने एम्प्यूल या वायल है हमारी, उसके अंदर जो ड्रग है उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है, कोई फाइबर तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, उसको फेल कर देंगे। और इसको हम कैसे चेक करते हैं, हमारा जो एम्प्यूल्स होता है, क्लैरिटी टेस्ट होता है, उसको ब्लैक और व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट चेक किया जाता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हमारी फॉर्मुलेशंस में ना हो तो उस चीज को हम चेक करते हैं। दैट वन इज द क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दैट इज क्लैरिटी टेस्ट। थर्ड वन इज द लीकेज टेस्ट। अब हमारे जो एम्प्यूल्स होते हैं उसको हम सील करते हैं। हो सकता है सील के दौरान कोई भी होल रह जाए, ठीक है, तो उस केस में हम उसकी लीकेज को टेस्ट करते हैं। अगर कोई भी इंजेक्शन लीकेज में रह जाता तो वो हमारी दवाई खराब हो जाएगी, लीक हो जाएगी, वो आउट हो जाएगी दवाई, और जिसके कारण हमारा एम्प्यूल्स खराब हो जाएगा। तो इस केस में हम लीकेज टेस्ट को चेक करते हैं कि हमारी प्रॉपर एम्प्यूल्स की सीलिंग हुई है या नहीं हुई है। देन लास्ट वन इज द पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट हम इसलिए किया जाता है कि हमारे कोई भी फॉर्मुलेशंस में पायरोजन तो नहीं है।
यदि पायरोजन प्रेजेंट हो गया तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो डोसेज फॉर्म है, फॉर्मुलेशन है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम दी पायरोजन, ठीक है। तो हमारे 4 टेस्ट हैं जो कि हम एक पेरेंटल प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पेरेंटल प्रिपरेशंस, और आप बोल सकते हो इंजेक्टेबल डोसेज फॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।